मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ रहे थे। मेंडल के नियम के अपवाद में हमने दो पढ़ा था, एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में पहली पीढ़ी में दोनों जनक का लक्षण प्रकट नहीं होता है, सप्रभाविता में दोनों जनकों का लक्षण साथ साथ प्रकट होता है। और बहुप्रभावी जीन क्या कहता है, देखो मेंडल के नियम का अपवाद इसलिए है क्योंकि मेंडल ने कहा था कि अगर एक जीन है तो एक जीन केवल एक ही लक्षण का क्या करता है, नियंत्रित करता है, फिर प्रभावित करता है एक ही लक्षण को, ठीक है। लेकिन जबकि बहुप्रभाविता में क्या होता है कि एक जीन की वजह से एक से अधिक यानी बहुत सारे लक्षणों का क्या होता है, मतलब प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जब कोई जीन एक से अधिक लक्षण को प्रदर्शित करता है तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं और इस घटना को बहुप्रभाविता कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल के अनुसार एक जीन केवल एक लक्षण को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। हमने उदाहरण इसमें कितने का समझा, 3 समझते हैं इसमें 3 एग्जाम्पल है। एक हो जाएगा उद्यान मटर में मंड संश्लेषण, दूसरा हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया और तीसरा हो जाएगा हंसियाकार रुधिराण यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल माने हंसिया होता है, इसमें रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन होने की वजह से क्या होता है, हंसियाकार हो जाती है। वैसे तो गोलाकार होती है लेकिन हंसियाकार हो जाती है। इसमें हम पहला समझते हैं उद्यान मटर में मंड संश्लेषण। देखो हमको समझना होगा थोड़ा सा, एक जीन है जो मटर की आकृति को नियंत्रित करता है और उसमें बनने वाले मंड के कण को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो पौधे होते हैं अपने भोजन को किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। तो मंड का कण बड़ा बनेगा कि छोटा, यह डिसाइड कौन करता है, एक जीन है जिसका नाम क्या रखा गया है, बी जीन, ठीक है। मटर के बीजों में मंड का संश्लेषण एक जीन करता है जिसके 2 एलील होते हैं, बी एवं स्मॉल बी यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। बड़े मंड कणों का संश्लेषण कैपिटल बी समयुग्मजों द्वारा होता है, जबकि छोटे मंड कणों का संश्लेषण स्मॉल बी समयुग्मजों के द्वारा होता है। तो इनको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि आरेखीय प्रदर्शन के द्वारा अच्छे से समझते हैं। अब देखो मटर का जो आकार है ना, तो वो हम मान लेते हैं एक का गोल है ना, इसको हम मान लेते हैं गोल बीज कैसा है, ये गोल है, ठीक है। और इसमें जो मंड के कण हैं वो क्या है, बड़े बड़े हैं, मंड कण क्या है, बड़े हैं, ठीक है। इसमें मंड कण बड़े हैं। और एक हम क्या लेते हैं, और ये क्या है हमारा कैपिटल बी भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा है जो कि कैसा है, झुर्रीदार बीज है और इसमें मंड कण भी कितने हैं, छोटे छोटे हैं, समझ रहे हैं, मंड कण भी इसमें छोटे छोटे हैं। अब इसमें इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी भी, ठीक है। इसमें जो बीज होगा वो क्या होगा, झुर्रीदार बीज और छोटे मंड कण क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। अब इसमें से एक कैपिटल बी निकलेगा युग्मक जनन के द्वारा, इसमें स्मॉल बी, सब प्रोसेस वैसा है जैसे हमने पीछे समझा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि इनमें संकरण करवाया जाता है। संकरण जब करवाया जाता है तो इनमें कैपिटल बी स्मॉल बी बनता है। तो इसमें जो बीज होता है, इसमें ये तो देखो गोल बीज वाला प्रभावी होता है, तो बीज कैसा बनता है, गोल ही बनता है, बीज क्या होता है, एकदम गोल ही बनता है। लेकिन इसमें मंड कण का जो साइज होता है वो न तो बड़ा होता है न छोटा होता है, यानी न तो एकदम इसके जैसा छोटा होता है और न तो इसके जैसे एकदम बड़ा होता है। तो क्या होता है, मध्यम होता है ना, मध्यम यानी मीडियम होता है। इसमें मंड कणों का आकार मध्यम होता है, न तो इसके जैसा बड़ा होता है न तो इसके जैसा छोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, गोल बीज है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मध्यम मंड कण। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। अब मान लो कि इसका स्त्रीकेसर पुंकेसर होगा, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी का ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको हम मान लेते हैं पुंकेसर और इसको हम मान लेते हैं स्त्रीकेसर। ये पुंकेसर का चिन्ह, स्त्रीकेसर का चिन्ह, यानी ये नर का चिन्ह है वो मादा का चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के, एक कैपिटल बी और एक, इसमें भी कितने बनेंगे, 2 प्रकार के। अब यहाँ पे जो कैपिटल बी बनेगा और यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेगा और यहाँ स्मॉल बी बनेगा। यानी इसमें कितने प्रकार के मंड के कण बनेंगे, 3 प्रकार के। 2 समान होंगे ना, तो 3 प्रकार के बनेंगे। देखो जो हमारा कैपिटल बी होगा अनुपात कैपिटल बी स्मॉल बी होगा अनुपात स्मॉल बी होगा। इसमें जो मंड, ये तो गोल बीज होगा और मंड का कण क्या होगा, बड़ा बड़ा, क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा मंड का। और इसमें जो होगा गोल बीज होगा लेकिन मंड का कण क्या होगा,
मध्यम होगा, ठीक है, ये मध्यम हो जाएगा। और इसमें जो होगा ये स्मॉल बी इसमें झुर्रीदार होंगे और मंड के कण छोटे छोटे होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जीन एक ही था, बी जीन, लेकिन हमको इसमें 3 प्रभाव दिखे, ठीक है। एक में क्या था कि गोल बीज था और मंड के कण बड़े थे, एक गोल बीज है लेकिन मंड का कण मध्यम है, और एक झुर्रीदार बीज है और उसमें मंड के कण छोटे। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे बहुप्रभावी हुआ, यानी बहुत से क्या हुआ, प्रभाव उत्पन्न हुए। तो ये हो जाएगा अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है। कौन सा, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें गोल बीज का अनुपात देखें और झुर्रीदार, तो इसमें अनुपात 3:1 का आएगा ना, क्योंकि ये भी बड़ा होगा, गोल होगा, ये भी गोल होगा और ये भी गोल होगा। तो इसमें गोल बीज 3 होंगे लेकिन झुर्रीदार कितना होगा, 1 होगा, ठीक। लेकिन अगर हम मंड कण वाला समझे, ठीक है, ध्यान समझे, अगर हम इसमें मंड कण आकार समझे, मंड कण आकार, अगर मंड कण आकार समझे तो हमारा ये जो होगा ये तो बड़ा होगा ना, तो एक तो ऐसे समझेंगे बड़े मंड अनुपाते मध्यम मंड और अनुपाते छोटे मंड, यानी मंड के कण। तो बड़े मंड कितने होंगे, 1, और छोटे मध्यम मंड कितने होंगे, 2, और सबसे छोटे मंड कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है प्रभाविता, और यहाँ पे दर्शा रहा है अपूर्ण प्रभाविता। तो 2 प्रभावी नहीं, यहाँ पे प्रभाविता की प्रभावी हो गया है, जबकि यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि इसमें जो बीज बना था ये वाला, न तो इसमें इस जनक का था न तो इस जनक का था, इन दोनों का इसमें मिला जुला रूप था, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता में जब नहीं, समझो ध्यान से, न तो इसके जैसा था न तो इसके जैसा था, तो इन दोनों के मध्यम कहा गया, तो उसको अपूर्ण कहेंगे ना। लेकिन जब दोनों, जैसे इसमें बड़े मंड भी हो छोटे मंड हो एक ही बीज में, तब उसको हम सप्रभाविता कहेंगे। अभी ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, न तो इसके जैसा छोटा था न तो इसके जैसा बड़ा था, तो यानी दोनों जनकों का लक्षण इसमें नहीं प्रकट हुआ, तो ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। जबकि गोल बीज था, ये झुर्रीदार बीज था, जो बीज बना वो गोल बना, तो ये प्रभाविता था। तो 2 हमने लक्षण इसमें देखे, बता लो इसको। अब दूसरा हम क्या समझते हैं, दूसरा हमारा क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। तो फिनाइल कीटोनूरिया एक प्रकार की बीमारी है, याद रखना, एक प्रकार की क्या है, बीमारी है, ठीक है। और यह बीमारी उत्पन्न कब होती है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यह एक प्रकार का उपापचयी पथ संबंधित विकार है, जो हमारी उपापचयी क्रियाओं को पूरा नहीं हो जाता। उपापचयी तो जानते हो, ठीक है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण और जटिल अणुओं से सरल अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो जो पीएच जीन को अप्रभावित, मतलब कि अप्रभाविता से उत्पन्न होता है, यह जो विकार है, यह पीएच जीन जब कार्य नहीं करता तो पीएच एंजाइम नहीं बन पाता। पीएच का मतलब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये जीन होता है, और ये पीएच एंजाइम का निर्माण करता है, यानी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करता है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल है फिनाइल एलेनिन में OH समूह को जोड़ता है। मान लो कि फिनाइल एलेनिन का कोई फार्मूला है, होता है इसका, अब उसमें क्या करता है, OH जोड़ देने की वजह से क्या हो जाता है, अब वो फिनाइल एलेनिन किसमें बदल जाता है, टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदल जाता है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल है और टायरोसिन भी क्या है, अमीनो अम्ल है, इसमें बदल जाता है। और जब ये इसमें बदल जाता है तो टायरोसिन क्या करता है, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन का क्या है, प्रीकर्सर है, ठीक है। प्रीकर्सर मतलब पूर्व निर्माण जो करता है, जो पूर्व होता है उसके निर्माण के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि मिलेनिन बनता है, मिलेनिन हमें त्वचा का रंग प्रदान करता है, एड्रेनलिन हार्मोन बन जाता है, और डोपामीन हार्मोन भी निर्माण में टायरोसिन क्या करता है, भाग लेता है, क्योंकि प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है वो अमीनो अम्ल ही होती है। अब इसमें दिखाया गया कि यदि पीएच जीन कार्य न करे तो हमारे अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि बहु प्रभाविता है, एक जीन की वजह से बहुत सारे लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। यदि पीएच जीन कार्य न करे तो पहला क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा और टायरोसिन मिलेनिन का उत्पादन नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगा, रंजकहीनता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। जगह जगह पर सफेद धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे हम रंजकहीनता कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के बजाय, टायरोसिन में बदलेगा नहीं, तब तो इसको कहीं ना कहीं बदलना है, तो टायरोसिन के बजाय ये फिनाइल पायरुविक अम्ल में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वहां से बदलकर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जमा हो जाता है तो सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से उसकी मानसिक क्षमता भी क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाती है। तो अल्प बुद्धि का हो जाता है वो व्यक्ति, या अल्प बुद्धि उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि कोई पहले से ही पागल या अल्प बुद्धिता जन्म ले,
कभी कभी इसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, डैमेज होने की वजह से पीएच जीन डैमेज हो गया, उसकी वजह से भी अल्पबुद्धिता बाद में बहुत आ जाती है। बहुत लोग बचपन में सही रहते हैं लेकिन जैसे उम्र बीती है वो अल्पबुद्धि के हो जाते हैं, फिर और किसी कारणवश हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाते हैं, मानसिक मंदता और अल्पबुद्धिता उत्पन्न होती है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बहुप्रभावी जीन। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, बहुविकल्पता समझेंगे। ठीक है, उतार लो इसको तुरंत। मेंडल के नियमों के अपवाद में हम कहां पे पहुंचे हैं, इसके चौथे प्रकार में, जो कि हमारा क्या है, बहुविकल्पता या गुणात्मक विकल्पी। इसके पहले हमने कितने पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन है, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता और बहुप्रभाविता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुविकल्पता। विकल्प माने युग्म विकल्पी, और युग्म विकल्पी का मतलब एलील होता है। मेंडल ने बताया था, देखो मेंडल के नियम का अपवाद इसलिए है क्योंकि मेंडल के नियम का पालन नहीं कर रहा। मेंडल ने क्या कहा था कि किसी भी जीन के केवल कितने एलील होंगे, 2। किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वंशागति में यानी मानव के रुधिर वर्ग में 2 के बजाय कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। बात समझ रहा है, 2 के बजाय 3 एलील होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बहुविकल्पता। क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता। तो मल्टीपल एलीलिज्म। देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी गुण माने लक्षण, जब किसी लक्षण का निर्धारण करने वाली जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं या युग्म विकल्पी किसी जीव की जनसंख्या में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। देखो हमारे पास ना 2 ही एलील होंगे, जैसे मेरे पास 2 एलील होंगे, तुम सभी के पास 2 ही एलील होंगे, लेकिन हमारी जनसंख्या में कितने एलील होंगे, 3 एलील। जैसे मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप O है, किसी का A हो सकता है, किसी का AB हो सकता है, किसी का B हो सकता है, ठीक है। तो उसके आधार पर उनमें अलग अलग एलील हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 2 एग्जांपल समझेंगे। एक मनुष्य रुधिर समूह या मानव का एबीओ रुधिर वर्ग, ऐसे बोल सकते हैं। खरगोश में खालों का रंग, खरगोश में जो खाल का रंग होता है वो भी एक प्रकार से बहुविकल्पता में आता है। मानव रुधिर समूह हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, इसको बर्नस्टीन ने पता लगाया था कि जो हमारा रुधिर वर्ग होता है वो भी एक प्रकार का आनुवंशिक लक्षण है, और वो भी मेंडलियन नियमों के अनुसार क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके भी जीन होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसके जो जीन होते हैं इसमें 2 के बजाय 3 एलील होते हैं। इस जीन के 2 के बजाय 3 एलील होते हैं। अब नोट में थोड़ा समझने वाला बात है कि किसी व्यक्ति में इस जीन के 2 ही एलील होंगे। सपोज देख मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मान लो ए है, तो मेरे अंदर 2 एलील होंगे, या तो एक IA होगा और एक दूसरा IA हो सकता है। और दूसरा एलील क्या होता है, देखो इसमें क्या है, IA स्मॉल I पे क्या होता है, प्रभावी होता है। तो दूसरा हमारा एलील समूह क्या हो सकता है, IA और I हो सकता है, स्मॉल I। पहला क्या हो सकता है, IA, दूसरा क्या हो सकता है, IA, स्मॉल I। समझ रहे हो। तो ये हमारे 2 हो गए, लेकिन मेरे में केवल या तो IA होगा तभी 2 उपस्थित है, या तो IA स्मॉल I होगा तभी 2 ही उपस्थित है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 ही एलील होंगे, लेकिन हमारी जनसंख्या में 3 एलील होंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता बोलते हैं। बात समझ कितना। तो हमने इसको पहले में ही पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, बहुप्रभाविता में हमने पढ़ा था, नहीं बहुप्रभाविता नहीं, सप्रभाविता में हमने पढ़ा था। आई जीन होता है, यानी जो हमारे रुधिर वर्ग का कंट्रोल करने वाला जीन होता है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है, आई जीन, जिसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और I0 या I0 कहो या फिर स्मॉल I कहो, ठीक है। इसमें हम 2 भी मान सकते हैं। तो ये होता है। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, हमारा रुधिर वर्ग। अब मनुष्य का जो रुधिर वर्ग होता है, बताओ कितने रुधिर वर्ग, कितने ब्लड ग्रुप वाले इंसान मिल सकते हैं, 4 ने। कौन कौन, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। तो दृश्य रूप यानी इसके कितने दृश्य रूप होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन जीन रूप इसके 6 होते हैं। जीन रूप कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब जीन रूप को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इतना याद रखो, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A तभी होगा जब उसका जीन रूप IA हो या फिर IA स्मॉल I हो। बस मेरा इतना। आपका ब्लड ग्रुप A है तो ये तो चेक करने से पता चल गया, लेकिन जीन रूप आप पता ही नहीं कर पाओगे। जीन रूप आप नहीं पता कर सकते क्योंकि वो जीन है भाई, छोटा सा होता है और DNA में पाया जाता है, छोटा सा खंड होता है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। बस में क्या, अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप B है, जो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ये होता है RH फैक्टर की उपस्थिति की वजह से, ठीक है। वो प्रकार के पहले इसमें एक अलग प्रकार का शर्करा होता है जो पहले रहीसस बंदर में देखा गया था, तो वहां से RH पाकर यहाँ पे लिया गया, तो मनुष्य में भी पाया जाता है वो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ O पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे RBC पर किसी भी प्रकार का कोई शर्करा नहीं है। अगर O मेरा है तो इसका मतलब मेरे पास I स्मॉल I दोनों होंगे कि नहीं। किसी का भी अगर O है तो उसके अंदर स्मॉल I दोनों है, और स्मॉल I दोनों होने की वजह से उसके RBC पर किसी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं है। लेकिन मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे रुधिर समूह के ऊपर RH फैक्टर मौजूद है। समझ रहे ना। पॉजिटिव मतलब मौजूद होना, नेगेटिव मतलब नहीं होना। जैसे कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, कोरोना पॉजिटिव मतलब आप हैं, कोरोना नेगेटिव मतलब आप नहीं है। अगर B ब्लड ग्रुप है किसी का, तो या तो उसका I भी हो सकता है ना, बीटा मत सुन लेना, या फिर क्या हो सकता है IB स्मॉल I। यहाँ पे आपको बताया ना
आई पर प्रभावी होता है, और प्रभावी होने की वजह से क्या हो गया, बी होगा ना, आई बी आई, तो इसको बी वाला दर्शाएगा, बी ब्लड ग्रुप आएगा। अगर मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी, तो तब 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 देखो इनमें दोनों एक दूसरे पर क्या है, प्रभावी है, सप्रभावी है। तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार का जीन रूप हो सकता है, आई ए और आई बी हो सकता है, ठीक है। ओ वाला भी क्या हो सकता है, केवल एक ही जीन रूप होगा, और दोनों क्या होंगे, स्मॉल आई, दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल आई। आप स्मॉल आई लिखिए, नहीं मन कर रहा है तो आई जीरो आई ओ लिखिए, जो अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए जीन रूप कितने हैं, जीन रूप एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये है, और एक ये है, या तो इसको मानिए या तो इसको मानिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह। तो जीन रूप कितने होते हैं, छह, और दृश्य रूप कितने होते हैं, दृश्य रूप मतलब जो बाहर से देख सके, थोड़ा सा परीक्षण करने पर हमको पता चल जाता है हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम तुम्हें क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं। ये क्या है मेन चीज, देखो आप समझिए, आरबीसी होता है ना, इसकी संरचना जो होती है वो क्या होती है, गोल होती है, गोलाकार इसको मानते हैं, लेकिन वास्तव संरचना इसकी उभयावतल होता है, ठीक है। यानी किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है, ठीक है, बीच पे थोड़ा दबा हुआ होता है, उभयावतल होता है, इसका मतलब ये है। आगे देखिए इसमें, देखो अब हम गोलाकार समझते हैं ना, आरबीसी है मान लीजिए, ठीक है, आरबीसी है। अब मान लो कि मेरा जो जीन रूप है ना, आई ए है, मेरा जीन रूप क्या है, आई ए। तो एक जीन है, किसी न किसी लक्षण को दर्शाएगा, तो ये जीन क्या करता है, एक प्रकार की शर्करा का उत्पादन करता है हमारे आरबीसी पर। अगर आई ए जीन है तो समझ लो ये इस प्रकार की शर्करा का उत्पादन करेगी, ठीक है, इस प्रकार की, ये प्रकार की शर्करा है। तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, इसका जो रुधिर समूह होगा, ये होगा ए। तो इस पर जो एंटीजन होगा वो होगा ए, और इस पर जो एंटीबॉडी पाई जाएगी, मतलब इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी एंटीबॉडी हो जाएगा। एंटीबॉडी माने प्रतिरक्षी, याद रखना, ये बी है और ये ए को दर्शा रहा है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीजन ए होगा और मेरा एंटीबॉडी बी होगा, ताकि ये एक दूसरे के सांचे में न आ सके। अगर सांचे में आ जाएंगे तो रक्त का थक्का जम जाएगा, समझ लो ना। तो इसलिए इसकी आकृति देखो, बी मान लीजिए, बी जैसी है, बी जैसी, और इसको ए जैसे समझ लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति का जीन रूप आई बी है या फिर आई बी आई है, देखो आई जीन है वो अप्रभावी है ना, अप्रभावी है, इसका मतलब उसका लक्षण को कोई शर्करा नहीं उत्पादन करता, स्मॉल आई होने पर कोई शर्करा का उत्पादन नहीं होता। तो अगर इसके साथ आई बी हो जाएगा तो बी वाला जीन अपना काम करेगा ही नहीं, बी वाला अपने, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने देखा तो कैपिटल टी काम कर रहा था, स्मॉल टी नहीं काम कर रहा था, उसी प्रकार इसमें भी समझ लीजिए। तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, जिसका रुधिर समूह होगा, जिसका रुधिर समूह क्या होने वाला है, बी, अगर उसका रुधिर समूह बी होने वाला है तो इस पर बी प्रकार का क्या बनेगा, बोलो, शर्करा बनेगा, बी प्रकार का शर्करा। मान लो ये बी प्रकार का शर्करा है, ठीक है। अब अगर इसमें बी प्रकार का शर्करा है तो इसमें जो एंटीजन होगा वो होगा स्मॉल बी। एंटीजन समझते हो ना, हाँ, प्रतिजन, हाँ, एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर मेरे अंदर एंटीजन है तो हमको अगर एंटीबॉडी ए मिल जाता है तब वो रुधिर का थक्का जम जाएगा शरीर में ही, इसलिए एंटीजन अगर ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होना चाहिए, ठीक है। और अगर अगर एंटीजन हमारा बी है, एंटीजन अगर बी है तो हमारा एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। याद नहीं। फिर उसके बाद देख लेते हैं, अब मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अब बताओ इसमें क्या ट्विस्ट आने वाला है, बोलो। तब इसमें दोनों प्रकार की शर्करा का उत्पादन होगा। अब इस हमको सोच के थोड़ा बताओ, अगर इसमें ब्लड ग्रुप हमारा ए बी हो जाएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा तो एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी ओ नहीं होता, ठीक है। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, अगर ए होए तब वो थक्का जमाए, बी होए तब वो थक्का जमाए, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, मतलब कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा। समझ लो इस बात को। अब लास्ट वाला हम समझते हैं, लास्ट वाला हमारा जो होगा, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाए तो इस पर किसी भी प्रकार के शर्करा, किसी प्रकार का, ये मान लो एंटीबॉडी है ना, ए एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करती है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो आरबीसी पर किसी भी प्रकार का शर्करा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अप्रभावी है ना, कोई जिन काम नहीं करेगा। तो इस अवस्था में ये खाली रहेगा, आरबीसी खाली रहेगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारा ओ रहेगा, बीजी, बीजी मानो ब्लड ग्रुप, बीजी माने ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंटीजन क्या हो जाएगा हमारा, वही होगा, लेकिन एंटीबॉडी बताओ, दोनों रहेंगे, ए भी रहेगा और बी भी, यानी इसके पास दोनों
प्रतिरक्षी मौजूद रहेंगे। अब समझ आ गया? ये होता है ब्लड ग्रुप। इसको, ये हमारे चैप्टर भाग नहीं था, हमारा केवल इतना ही था, तो ये उतार लो सारा, ठीक है? जल्दी जल्दी फटाक से ये भी उतार लो, उसे समझ लो। अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं बताऊंगा, या तो फिर से रिवर्स करके देख लो। तो अभी हम समझने वाले हैं बहुविकल्पता का दूसरा उदाहरण। हमने पहला उदाहरण समझ लिया है, मनुष्य में एबी और उदर वर्ग की वंशागति, जिसमें हमने 3 विकल्प समझे थे। 3 विकल्प माने 3 एलील। किसी भी जीन के जब 2 से अधिक एलील होते हैं तो उसी घटना को हम बहुविकल्पता कहते हैं। खरगोश के खाल का रंग जो होता है, हमने कई प्रकार के खरगोश नहीं देखे होंगे, लेकिन मतलब होते हैं, कई प्रकार के खरगोश होते हैं। जैसे कि इसमें रंगीन खरगोश भी हो सकता है, मतलब एक खरगोश में 2 कलर हो सकते हैं, तो रंगीन खरगोश हो सकता है, ठीक है। चिंचिला हो सकता है, भूरे रंग का चिंचिला होता है। हिमालयन खरगोश जो होता है वो सफेद एकदम रहता है, लेकिन उसके आंखों के चारों तरफ क्या होता है, काला रहता है, ब्लैक रहता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से रहता है, तो पांडा जैसा दिखता है, इसे आप समझो ना। हिमालयन खरगोश की बात होगी। एल्बिनो को सबने देखा होगा, अपने हाथ में लेके खिलाया भी होगा भोजन, ठीक है। आंखें उसकी लाल लाल होती हैं, अक्सर उसी को गांव में पालते हैं, शहर में भी उसको पालते हैं, तो वो हमारा एल्बिनो होता है। तो ये 4 प्रकार के दृश्य रूप प्रकट होते हैं खरगोश के खालों का रंग जो होता है, ठीक है। अब ये 4 दृश्य रूप और इसके कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 4। मेंडल के अनुसार एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो मेंडल के नियम का अपवाद इसलिए है क्योंकि ये 4 युग्म विकल्पी यानी 4 एलील होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, थोड़ा देखते हैं। खरगोश में 4 युग्म विकल्पी खाल के रंग का निर्धारण करते हैं। जो हमारा एक क्या हो जाएगा, देखो ये इसको याद रखना है, कैपिटल सी है। बात देखो, कैपिटल सी अकेला रहता है, तो ये सब स्मॉल है, ये स्मॉल सी है, और ये स्मॉल सी के पावर में CH है, CH माने चिंचिला, ठीक है। और ये C के पावर में H है, मतलब हिमालयन, ठीक है। तो ये दर्शाता है। और इसमें क्या है, दृश्य रूप 4 होते हैं। इसके जीन रूप देखेंगे तो कुल 10 जीन रूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जीन रूप कुल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि प्रभाविता का स्तर क्या होता है। जैसे कि अगर हम जो रंगीन होते हैं वो प्रभावी होते हैं ज्यादातर, समझिए ध्यान से। रंगीन का क्या होता है, युग्म विकल्प C होता है। अगर इसका स्मॉल C CH के साथ, यानी रंगीन खरगोश का संकरण अगर हम चिंचिला खरगोश के साथ कर दें तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, रंगीन। क्यों रंगीन होगा? क्योंकि इसका प्रभावी है, कैपिटल C जिसमें जाएगा वो प्रभावी लक्षण दर्शाएगा। उसी प्रकार चिंचिला के बाद अगर हिमालयन में आते हैं तो इसमें जो स्मॉल C CH है, ये किससे ज्यादा प्रभावी है? C के पावर H से, यानी हिमालयन खरगोश से, ठीक है। तो अगर इन दोनों का संकरण होगा तो जिसमें स्मॉल C CH होगा वह लक्षण प्रभावी होगा। बस समझो, ये प्रभाविता का स्तर बता रहा है। और ये जो स्मॉल C है ये क्या होता है, एल्बिनो का संकरण आप किसी भी खरगोश के साथ करवाते हैं तो उसमें जो प्रभावी होगा वो ये तीनों होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि हमने खरगोश लिया चिंचिला वाला, इसमें से तीनों में से कोई एक उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, समझ में आ गया। स्मॉल C है, याद रखना, छोटा C है, और CH है, CH और स्मॉल C है। इसका संकरण हमने किसके साथ करवा दिया, एल्बिनो के साथ करवा दिया। याद रखना ये क्या है, चिंचिला है, चिंचिला का हमने एल्बिनो के साथ करवा दिया। एल्बिनो का क्या होता है, स्मॉल C, ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करो। प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है, ठीक है। तो ये वाला अगर इसके साथ चला गया तो कैपिटल स्मॉल C CH और स्मॉल C बनेगा। अब आना है, जा बोराम से उधर खेला, चिल्ला उधर चिल्ला है ना, हाँ उधर चिल्ला, गेटी के अंदर जा चिल्ला है, सही बरत ना। हाँ तो हम कहां पे पहुंचे थे, हम यहां बता रहे थे कि अगर एक में स्मॉल C CH जाएगा, एक में स्मॉल C जाएगा, बताओ ये खरगोश कैसा होगा। अब इन दोनों को यहां पे देखो, कौन प्रभावी है, CH प्रभावी है ना, नहीं, या CH C के पावर CH प्रभावी है ना, और स्मॉल C अप्रभावी है, तो उस मामले में यहां पे कैसा खरगोश निकलेगा, चिंचिला निकलेगा। ध्यान समझना, अभी इन्हीं दोनों से कई प्रकार के खरगोश निकल सकते हैं। कैसे, इसमें देखते हैं। अब ये इसके साथ जा सकता है, तब भी यही बनेगा ना, तब भी यही बनेगा, चिंचिला बनेगा। लेकिन अगर ये इसके साथ चला गया तो एल्बिनो बनेगा, और अगर ये इसके साथ चला गया तो तब भी एल्बिनो बनेगा। यानी इसके 2 बच्चे चिंचिला होंगे और 2 बच्चे एल्बिनो होंगे, ठीक है। तो 50-50% ये संभावना रहती है। तो ये हमारा समाप्त होता है मेंडल के नियम का अपवाद। अब हम शुरुआत कहां से करते हैं, शुरुआत करते हैं फिर द्विसंकर संकरण का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे क्योंकि इसका जीन रूप और दृश्य रूप पूछता है, और हमेशा जीन रूप दृश्य रूप किस पीढ़ी का पूछता है, F2 पीढ़ी का, द्वितीय संकर पीढ़ी का पूछता है। प्रथम पीढ़ी नहीं पूछेगा, बताओ क्यों, क्योंकि 1:1 ही होगा उसमें, उसका जीन रूप और दृश्य रूप किसी भी का जो होता है वो 1:1 ही होता है।
ठीक है। तो F1 पीढ़ी का नहीं पूछता, हमेशा F2 पीढ़ी का पूछेगा। अब दो द्विसंकर संकरण का मतलब जब हम किसी भी जीव के दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, उसका संकरण करवाते हैं या फिर दो जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो मेंडल ने इसमें क्या प्रयोग किया, अब इसकी परिभाषा तो जो मैंने बताया वही है, ठीक है। जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है या वंशागति उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम दो जीन की वंशागति या द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो लक्षण कौन कौन से लिए थे, बीज वाला लिया ना, एक बीज का आकार ले लिया और एक बीज का रंग ले लिया। बीज का आकार ले लिया और बीज का रंग। हम जानते हैं कि मटर के पौधे में बीज का जो आकार होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार। ये इसके विशेषक हैं। लक्षण क्या है, बीज का आकार, ये लक्षण हो गया। इसके दो विशेषक हैं, एक गोल होगा और दूसरा झुर्रीदार। उसी प्रकार उन्होंने बीज का रंग ले लिया, पीला और हरा, ये दो विशेषक हो गए। पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। ये प्रयोग के पहले नहीं पता था, ये प्रयोग करने के बाद पता चला, ठीक है। तो इसको लिख चुके हैं ना सब लोग। तो क्या करते हैं अब, तो इसमें अभी हम क्या समझते हैं, अभी हम समझते हैं कि मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था उसको किस प्रकार से प्लांट में किया था, कैसे उनको पता चला था। तो उन्होंने मतलब दो लक्षण लिया था, जिसमें पहला लक्षण क्या था, पहला लक्षण उनका था बीज का आकार। बीज का आकार था, बीज के आकार में जो प्रभावी था वो क्या था, गोल, प्रभावी वाला गोल था, और झुर्रीदार क्या था, अप्रभावी था, ठीक है। और दूसरा लक्षण उन्होंने क्या लिया, दूसरा लक्षण लिया था बीज का रंग। और बीज का रंग में क्या था, पीला प्रभावी था और हरा अप्रभावी था। तो ये लक्षण लिया। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, दोनों प्रभावी को एक तरफ लिया, शुद्ध प्रभावी का वंशक्रम प्राप्त किया और शुद्ध अप्रभावी का वंशक्रम प्राप्त किया। तो उन्होंने गोल राउंड होता है, प्रभावी होता है, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाई, कैपिटल वाई वाई पीला के लिए ये हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, गोल व पीला बीज, ठीक है। गोल व पीला बीज वाले पौधे एक तरफ कर लिए गए, और दूसरी तरफ क्या कर लिया गया, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। ये क्या थे, ये थे झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार व हरा बीज, तो ये कर लिए गए। फिर उसके बाद क्या किया गया, अब ये युग्मक जनन करेंगे। अब युग्मक जनन करेंगे तो युग्मक में केवल एक ही गुणसूत्र का एक ही सेट जाता है, यानी एक ही जीन जाएगा, प्रत्येक जीन के एक ही एलील जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया, ठीक है। ये मान लो हम समझते हैं इसको नर युग्मक, ठीक है। युग्मक जनन होगा तो ये बनेगा, और इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये क्या रहेगा, मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। अब इन दोनों का निषेचन होगा, मतलब परागण कराया जाएगा, कृत्रिम परागण जिसको हम संकरण कहते हैं। तो प्रत्येक एलील अपने जोड़े के पास जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जबकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रभावी होते हैं, उन्हीं का लक्षण प्रकट होगा। तो इसीलिए यह जो जितने भी पौधे बनेंगे वो उस पौधों में सभी बीज कैसे होंगे, गोल और पीला होंगे। बीज गोल होगा और बीज का रंग कैसा होगा, पीला होगा, ये बन जाएंगे, ठीक। अब इसमें क्या समझना है, अब इसमें करवाना है स्वपरागण। स्वपरागण में पुंकेसर स्त्री केसर दोनों के पास यही रूप होगा, यही जीन रूप होगा दोनों के पास, ठीक है। तो इसमें हम करवा क्या देंगे, इनमें हम करवाएंगे एक प्रकार से, हम अब इसको पनेट वर्ग में लेके जाते हैं, ठीक है। पनेट वर्ग में, पनेट वर्ग को कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है, ठीक है। वैसे इसमें नहीं कर, हम वहीं सुनाएंगे ऐसे। क्योंकि इसमें चार प्रकार के युग्म मिलेंगे, चार प्रकार के दोनों युग्म बनाएंगे, और जब चार प्रकार के युग्म बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमको चार चार खाने रखने पड़ेंगे, तो 4 से 16 खाने। अब इसमें कैसे बनेंगे, हमने फार्मूला आपको बता के रखा है कि अगर आपको युग्मकों की संख्या ज्ञात करनी, युग्मकों के प्रकार की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपके पास एक फार्मूला होता है 2 पावर n, जहां n का मतलब होता है विषम युग्मजी की संख्या, जहां पे n का मतलब होता है विषम युग्मजी की संख्या, तो 2 के पावर n, ठीक है। अब इसमें दो विषम युग्मजी, जब कैपिटल आर स्मॉल आर एक विषम युग्मजी हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक विषम युग्मजी ये हो गया। तो n के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, यानी इसमें 4 प्रकार के युग्म बनेंगे। कैसे, इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, ठीक, और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, उसी प्रकार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, ये बना देगा, ठीक है। मान लो कि इधर हमने केसर में बना दिया और इधर स्त्री केसर में जो अंडाणु बनेगा वो बना दिया, ठीक। अब इनको हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐसे रख रहे हैं, पुंकेसर को अगर ऐसे रख रहे हैं
तो स्त्री केसर के अंडाणुओं को ऐसे रखेंगे, समझ रहे नहीं? इसको हम थोड़ा और मिटा देते। हमने पुंकेसर को अगर ऐसे रखा है तो हम स्त्री केसर को इधर से रखेंगे। इसमें भी वही प्रकार का बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब दोनों को जोड़े जाते हैं, हर एक ब्रैकेट में क्या करेंगे उसको रखेंगे, जैसे कैपिटल आर कैपिटल। अब इनका निषेचन हो रहा है, मान लो ये है एक नवयुग्मक में ये है और माध्य युग्मक में ये है, तब क्या बनाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे हम पूरा लिख देंगे, ऐसे पूरा जोड़ देंगे, फिर उसका हम जीन रूप और दृश्य रूप याद करेंगे। ठीक, तो ऐसे पूरा करेंगे, जोड़ेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले हमेशा अगर कैपिटल है कोई चीज मतलब बड़े अक्षर में है तो उसको पहले लिखेंगे, इस कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारे कुल मिला के 16 संतति बनेंगे, लेकिन 16 संतति में जीन रूप कितने बनेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इधर, तो ये हो जाएगा, देखो ये है हमारा पीढ़ी माने जनक पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी, ये क्या है F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति पीढ़ी, और ये हमारा क्या निकल गया F2 पीढ़ी माने द्वितीय संतति पीढ़ी। तो द्वितीय संतति पीढ़ी में कुल दृश्य रूप कितने निकलते हैं? तो दृश्य रूप निकल जाते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से दृश्य रूप निकलते हैं? तो कौन कौन से दृश्य रूप निकलते हैं? तो 4 प्रकार के दृश्य रूप निकलते हैं, आप इसमें देखेंगे तो समझ आएगा। पहला क्या निकल जाएगा? पहला तो निकलेगा गोल व पीला, ये कितने निकलते हैं? ये कुल मिला के 9 निकलेंगे, 9। आप इसमें देखेंगे तो 9 निकलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? गोल व हरा, ये 3 निकलेंगे, और झुर्रीदार व पीला, ये भी 3 निकलेंगे, और झुर्रीदार व हरा, ये 1 निकलेंगे। तो 9 3 12, 12 3 15 और 15 1 16, 16 संतति होंगे कुल। तो इसका जो दृश्य रूप निकलेंगे वो 4 निकलेंगे, और इसका जो दृश्य रूप अनुपात निकलेगा, दृश्य रूप अनुपात की बात करेंगे 9:3:3:1, 9:3:3:1। इसको इसी प्रकार से क्रम वाइज हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीन रूप की बात करेंगे तो जीन रूप कितने निकलते हैं? 9 निकलते हैं। जीन रूप 9 निकलेंगे, यानी कितने प्रकार के इसमें अलग अलग प्रकार के जो जीन रूप बने हैं वो कितने होंगे? तो 9 होंगे। तो इनका जीन रूप अनुपात क्या हो जाएगा? केवल आपको ये बनाना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं पूछता है कि इसमें पूरा जीन रूप बताइए कौन कौन सा होता है। जीन रूप अनुपात आपको याद करवा देते हैं। तो जीन रूप अनुपात क्या होता है? देखो, इसका ना हम 4 भाग करेंगे, याद करने का तरीका याद करेंगे। इसको हम 4 भाग में करेंगे, 1:2:2:4। ठीक है, 1:3 में 2 भाग करेंगे, 1:2। इस 3 में भी 2 भाग करेंगे, 1:2। इसको 1 है तो ये लिख देंगे। तो इसको ये आपको याद रखना होगा। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीन रूप मिलते हैं। तो इनका जीन रूप अनुपात हो जाएगा 1:2:4:1:1:1:2:1:1:1। इसमें हम समझ सकते हैं, देखो ये वाला जो है ना वो हमारा 1 ही है, तो वो वाला ये हो जाएगा 1, ये वाला अनुपात। और इस प्रकार से जो है वो हमारे 2 हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है वो 2 है, ये वाला है। फिर अगर मिलाने जाओ ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं, ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और अगर इस वाले लाइन को पूरा मिलाओगे, इस वाला लाइन, ये तीनों, ये चारों जो है ना एक ही, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब एक जैसे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे चौथा। फिर एक जो है हमारा वो ये है। ठीक है, एक जो है वो हमारा हो जाएगा ये, और ये जो ये वाला है, ठीक है, ये एक जो है ये, और ये दोनों कौन है? ये वाला और ये वाला दोनों है। ये वाला एक कौन है? ये वाला ये। तो ये वाला एक ये है, और ये वाला 2 कौन है? ये है और ये है। ये वाला एक कौन है? ये एक। तो ये आप ध्यान से इसको समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नहीं समझा तो दोबारा देखिए कि मेंडल ने 2 लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन एक ही साथ किया तो उसको हम द्विसंकर संकल्प प्रयोग कहते हैं।
उन्होंने 2 लक्षण लिए, गोल व पीला बीज का संकर झुर्रीदार व हरे बीज के साथ करवा दिया, तो पहली पीढ़ी में तो गोल व पीले बीज ही निकलेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे जब इनका स्वपरागण कराया जाता है, इसमें हमको 4 प्रकार के संयोजन देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार के। ये ठीक है, ये वाला गोल व पीला बीज, गोल व पीला बीज, झुर्रीदार व हरा बीज, झुर्रीदार व हरा बीज, ये सब तो वही है। लेकिन ये जो संयोजन था, ये दोनों संयोजन नए निकले। अब नए क्यों निकले? इसका जो एग्जाम्पल था, इसका जो कारण था, वो मेंडल ने अपने तीसरे नियम में बताया, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसको उठा लीजिए, हम नियम पढ़ते हैं तीसरा। मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग द्वारा उनका जो तीसरा नियम निकल के आता है, वो क्या होता है? वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यह नियम क्या कहता है कि मान लीजिए किसी भी जीव में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो युग्मक का निर्माण करेगा तो प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं। ये दोनों एलील दूसरे जीन के दोनों एलील से स्वतंत्र रूप से पृथक्कृत होते हैं। यदि ये जीन सहलग्न जीन नहीं है तब। सहलग्न जीन क्या होता है? किसी एक गुणसूत्र पर जब जीन पास जब किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों को हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन कहते हैं। तो गुणसूत्र टूट सकता नहीं, तो इसमें क्या होता है? जीन जोड़ा जो अलग अलग जीन के जोड़े होते हैं, वही क्या होते हैं? हो सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इसमें। देखो, इस नियम के अनुसार 2 जीनों या लक्षणों की 2 जीनों या कहो या फिर 2 लक्षणों की वंशागति में प्रत्येक जीन जो होता है, ठीक है, जो हमारा प्रत्येक जीन होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक जीन के दोनों एलील, ये दोनों एलील हो गए। युग्मक निर्माण के समय दूसरे जीन के दोनों एलील से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। विसंयोजित माने अलग होते हैं। जैसे मान लो कि कैपिटल वाई वाई, ठीक है, इसको नहीं मान सकते यहाँ पे से, माने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये दोनों एलील हो गए, क्योंकि थोड़ा भिन्न रूप होता है जीन का, तो दोनों एलील हो गए। ये दोनों एक दूसरे के एलील है। तो ये दोनों जो एलील होते हैं, तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो प्रत्येक जीन के जो एलील होते हैं वो स्वतंत्र रूप से दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग हो गए, ऐसे मान लीजिए ये अलग हो गए। ठीक है, ये इसका अलग हो गया, ये इसका अलग हो गया। लेकिन युग्मक संलयन के दौरान जब दोबारा युग्मक का संलयन होता है, निषेचन होता है, तो प्रत्येक जीन जो होते हैं वो दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ पुनर्व्यवस्थित होकर नए संयोजन बनाते हैं। और नया संयोजन हमने समझा कि क्या क्या बना था? गोल बना था, लेकिन वह रंग उसका कैसा था? हरा था। झुर्रीदार बना था, लेकिन उसका आकार कैसा था? गोल था। उसका रंग कैसा था? पीला था। तो ये हमको दर्शाता है इसमें कि ये जो एलील होता है, ये इसके साथ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जाकर क्या बना लेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, तो क्या बना लेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। और ये स्मॉल आर जो है, ये जो स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई के साथ जाके क्या बना सकता है? कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। और जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ क्या बना सकता है? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये जो नए संयोजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, 4 में से जो 2 नए संयोजन देखने को मिलते हैं, वही मतलब एक अलग प्रकार के संतति उत्पन्न होने का कारण बनते हैं कि वो संतति अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न हो जाती है। ठीक है, यदि हम 2 जीन की लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें, 2 या 2 से ज्यादा करें, ठीक है, तो हमेशा हम एक जीन पर निर्भर नहीं रहते। तो ये हो जाता है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसमें प्रत्येक जीन दूसरे जीन के उसके किसी भी एलील से स्वतंत्र पृथक्कृत हो जाते हैं। फिर युग्मक संलयन के दौरान प्रत्येक जीन दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ पुनर्व्यवस्थित होकर नए संयोजन का निर्माण करते हैं। इस नियम को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। एक टॉपिक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम समझेंगे गुणात्मक तथा मात्रात्मक वंशागति क्या होता है। गुणात्मक मतलब जो लक्षण पर उपस्थित हो, कि गुण पर, क्वालिटी पर एक ही जीन रहेगा, लेकिन वो क्वालिटी ले रहेगा, क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेगा ना, मतलब गुण के साथ आगे बढ़ेगा। इसमें क्या बोला कि इस वंशागति में एकल प्रभावी जीन एक पूर्ण लक्षण को प्रदर्शित करता है। यानी किसी एक लक्षण पर अगर एक प्रभावी जीन काम कर रहा है तो अपना पूरा लक्षण प्रदर्शित करेगा। इसमें मेंडल के जितने भी लक्षण थे वो सब क्या थे? गुणात्मक वंशागति दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लो अगर हमारे पास कैपिटल आर है और स्मॉल आर, तो बताओ इसमें किसका प्रभाव दिखेगा? इसमें कैपिटल आर का प्रभाव दिखेगा। इसमें एक ही जीन के जो प्रभावी कारक होंगे ना, जो प्रभावी एलील होंगे, उसके द्वारा वो लक्षण प्रकट हो जाएगा। समझ रहे इतना? तो ये जो होते हैं एक जीनी वंशागति भी कहते हैं, एक जीन का वंशागत होना यानी अगली पीढ़ी में जाना, तो ये होता है इसमें। और जो मात्रात्मक वंशागति होती है, यह क्या कहता है? इस वंशागति में किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक जीनों की आवश्यकता होती है। मान लो कि इसमें त्वचा का रंग है। अब त्वचा का रंग केवल विशेषक नहीं होते, मतलब 2 ही नहीं होते हैं। त्वचा का एक रेंज होता है ना, त्वचा के रंग का एक रेंज होता है, प्रवणता होती है कि कोई ज्यादा काला होता है, फिर से कम काला होता है, फिर सांवला होता है, फिर गोरा होता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा गोरा होता है, उजला होता है। तो ये क्या होते हैं? त्वचा के रंग में एक रेंज पाया जाता है, और उस रेंज को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन इसमें काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुजीनी वंशागति, क्योंकि उसमें एक से अधिक जीन काम करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मानव त्वचा के रंग हो जाएगा, मानव कद की ऊंचाई हो जाएगी। मानव के कद की ऊंचाई भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 2 ही प्रकार पाए जाते हैं, बौने और लंबे। उसमें तो ऐसा होता है पेड़ पौधों की तरह, जैसा कि मेंडल ने बताया था कि पौधे बौने होते हैं और लंबे भी होते हैं। तो इसमें क्या है कि मानव कद की ऊंचाई में कोई छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, एक रेंज इसमें भी पाई जाती है। इसलिए उसमें भी बहुत सारे जीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जीन की मात्रा निर्धारित करती है को कितना लंबा होगा। प्रभावी, अगर प्रभावी मात्रा ज्यादा है, प्रभावी जीनों की संख्या ज्यादा है तो लंबा होगा। अप्रभावी जीनों की संख्या कम है तो हल्का छोटा होगा। अगर पूरा अप्रभावी जीन है तो बौना होगा, पूरा प्रभावी जीन है तो लंबा होगा। तो ये इसमें हमको दर्शाता है। ठीक है।
ठीक है। तो मानव की त्वचा का रंग मतलब बहुजीनी वंशागति भी मेंडल का एक अपवाद माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए हमने मानव त्वचा के रंग के क्या लेते हैं, 3 जीन लेते हैं, ठीक है। 3 जीन, दो दो एलील होंगे, ये ले लिया, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानव त्वचा के रंग की वंशागति। कभी कभी माता पिता गोरे होते हैं लेकिन उनका बच्चा सामने काला हो जाता है, कोई माता पिता काले होते हैं तो बच्चा गोरा हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि उसमें त्वचा के रंग को एक से अधिक जीन निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसका रंग मान लो एकदम काला है, काला माने निग्रो, ठीक है, ये पुरुष है। इसको मान लो कोई महिला है, इसका रंग कैसा है, उजला, उजला माने एकदम गोरा है, ठीक है, गोरा, ये गोरा है। अब इन दोनों में जब अब ये शुक्राणु बनाएगा तो ए बी सी जाएगा, ये अंडाणु बनाएगी, इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का जब निषेचन होगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी बनेगा। अब इसका रंग कैसा होगा, ये होगा मध्यवर्ती, मध्यवर्तीय रंग। तो इसका रंग जो होगा मध्यवर्ती होगा, ना तो एकदम गोरा होगा ना तो एकदम काला होगा, इनके दोनों के बीच का होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक चीज याद रखना है कि नोट है ये पॉइंट, हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो हमारा इसमें जितने भी जीन काम करते हैं वो सब की समान भागीदारी होती है। तो नोट में इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि बहुजीनी, बहुजीनी वंशागति में, बहुजीनी वंशागति में प्रत्येक एलील या जीन की समान भागीदारी होती है। मान लो कि कैपिटल किसी में ज्यादा है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो इसका त्वचा का रंग देखेंगे कैसा होगा। देखो कैपिटल, देखो पहले कैपिटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कैपिटल अक्षर हैं और 2 स्मॉल अक्षर हैं। तो स्मॉल किसको दर्शाता है, उजला यानी गोरे रंग को। तो ये गोरा कम होगा लेकिन काला ज्यादा होगा, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोरा कम होगा क्योंकि गोरा वाला क्या है, इसके अंदर एलील कम है, और काला ज्यादा होगा, काला ज्यादा होगा। इसमें दोनों समान थे तो मध्यवर्ती रंग का होता है। मान लो कि स्मॉल स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, अगर ये आ गया तो इसमें देखो 1 2 3 4, 4 इसमें क्या हो गए, 4 इसमें स्मॉल हो गए, तो ये गोरा ज्यादा होगा, गोरा ज्यादा होगा और काला कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यही इसमें याद रखना है कि इसमें प्रत्येक एलील की समान भागीदारी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ते हैं। आप इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद हम क्या समझ लेते हैं, इसके बाद समझते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य, मतलब कब किया गया था, तो ये किया गया था 1856 से लेकर 1863 में ये कार्य किया गया, और प्रकाशित कब हुआ, 1865 में। और ये प्रक्रिया मतलब इस पर कार्य किसने किया था, इस पर कार्य किया था मेंडल जी ने, ठीक है। तो मेंडल ने काम किया था। मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज कब हुई थी, 1900 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद खोज में कौन कौन से शामिल थे, 3 वैज्ञानिक थे जो कि जानते हो, ह्यूगो डिब्रीज, ठीक है, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिकों को माना जाता है कि मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद समझते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कब दिया गया, तो 1902 में दिया गया। और यह किसने दिया था, यह दिए थे, इसको याद रखना है, सटन व बावेरी ने, ठीक है। सटन व बावेरी ने इस सिद्धांत को दिया था। लेकिन इसमें समझना क्या है कि तब उस समय क्या हुआ था कि जो माइक्रोस्कोप था उसके तकनीकी में प्रोग्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन को देखना आसानी हो गया था। जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्र किस प्रकार से अलग होते हैं वो देखना आसान हो गया था। तो उन्होंने मेंडल के सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र की या फिर गुणसूत्रों के विभाजन के द्वारा जीन किस प्रकार से जोड़ों में होते हैं और कैसे अलग होते हैं उसके सिद्धांत को दर्शाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जीन जैसा होता है। जैसा कि मेंडल ने बताया था कि जीन जोड़ों में होते हैं, तो वैसा ही जीन के समान गुणसूत्र भी युग्म के रूप में यानी जोड़ों में पाए जाते हैं। ये मेंडल ने बताया था। उसी के आधार पर जब इन्होंने कोशिका विभाजन देखा तो उसमें भी देखा गुणसूत्र भी जोड़ों में होते हैं, ठीक है। और ये एलील यानी एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर पाए जाते हैं। समजात गुणसूत्रों का मतलब दोनों आकार में एक जैसे होंगे। जैसे पहला जोड़ा एक दूसरे के समजात होते हैं, दूसरा जोड़ा एक दूसरे के समजात होते हैं, तो ये समजात गुणसूत्र हो गया, ठीक है। समजात स्थान पर पाए जाते हैं। मान लो कि हमारा कोई जीन यहाँ पे पाया जाता है कैपिटल टी, और यहाँ पे उसी का जो एलील होगा वो यहाँ पे पाया जाएगा, एलील या फिर जीन ये पाया जाएगा कैपिटल टी। तो जीन देखो गुणसूत्र जोड़ में है, जीन जोड़ में है, और ये जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, जीन लोकस,
तो ये इनका जीन लोकस होगा। अगर ये मेरे पहले जोड़े का गुणसूत्र ये है, तो ये प्रत्येक मानव जाति के उसी जोड़े के उसी स्थान पर वो उपस्थित होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये होता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। फिर इसमें क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना बताई गई है। ठीक है, कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है, ये बताया जा रहा है इसमें। देखो, जोड़ों में होते हैं, मतलब गुणसूत्र भी जोड़ों में होते हैं और जीन भी जोड़ों में होते हैं, तो ये दोनों में समानता है। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जाता है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, युग्मक जनन के दौरान भी संयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो ये हमारे जीन है, ये भी क्या होते हैं, युग्मक जनन के दौरान अलग होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, युग्मक जनन के दौरान अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक युग्मक को एक जा पाता है। ठीक है, और इसी पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि प्रत्येक युग्मक को एक ही जा पाता है, तो ये दोनों में भी समानता है। तीसरा क्या कहता है, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। अलग अलग जोड़े का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा दूसरा कोई गुणसूत्र है, ये पहले इसमें हमने आर ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरा जीन है कैपिटल ए और कैपिटल ए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। तो अलग अलग जोड़े जो होते हैं, देखो ये तो एक ही जोड़े पर है ना, मतलब एक ही गुणसूत्र पर है। तो अलग अलग जोड़े, जैसे कैपिटल टी और आर की बात करें, तो ये अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं, जबकि एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होता है। तो जो गुणसूत्र के बारे में कह रहा है कि गुणसूत्र प्रत्येक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है, और इसमें अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। मान लो कि अगर जीन दोनों एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, ये दोनों जीन जोड़े एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, तो ये दोनों मतलब ये एक दूसरे जोड़े से कैसे अलग हो सकते हैं, ये एक दूसरे के जोड़े से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसमें यही बोला कि अलग अलग जोड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, इसका कहने का मतलब ये जोड़ हमारा बना है, इधर जो प्रदर्शित कर रहा है, ये जीन के बारे में बता रहा है और ये गुणसूत्र के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको बाद में बताया गया था। ठीक है, मॉर्गन द्वारा इस संलग्नता क्या होती है उसको मैं भी आगे समझते हैं। अभी आप क्या करो, इसको उतार लो। ठीक है।